बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैक न्यूज़ के व्यूअर्स, मैं हूं आपकी खिदमत में मुदस्सिर मकबूल और हमारा कॉर्नर है विजडम कॉर्नर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत विजडम कॉर्नर में मौजूद हैं जिनके एक से ज़्यादा तारुफ हो सकते हैं। वो नौजवान एक्टिविस्ट भी हैं। वो एक बहाली की तहरीक जो जनूबी पंजाब में सूबा बहावलपुर के बहाली की तहरीक है उसके नौजवान रहनुमा भी हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, कालम निगार भी हैं और उसके अलावा कानून दान भी है, एडवोकेट हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान असद दुरानी साहब से। सर, वेलकम टू द शो। आज के इस प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पे दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक कश्मीर का इशू है और दूसरा भी तकरीबन हमारे लिए कश्मीर का इशू है जो कि सूबा बहावलपुर की बहाली की तहरीक है। सबसे पहले आपने जो डेली देवकयन में अपने कॉलम में लिखा, वहाँ पे वैसे तो आपने डिटेल एनालिसिस दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो व्यूवर्स है ज़ैक न्यूज़ की उन तक भी ये मालूमात पहुँच जाएँ। आपने कश्मीर के हवाले से एक नुक्ता लिखा कि बतौर स्टेट पाकिस्तान ने जो कश्मीर का मुकदमा है वो लूज़ कर दिया है, उसको हार दिया है। हमारे ज़ैक न्यूज़ के व्यूज़ को बताइएगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा और उसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से एज अ स्टेट हमने ये मुकदमा हार दिया है और उसकी वजह ये है कि हम आज तक ये डिफ़ाइन नहीं कर पाए एज अ स्टेट कि ये बायलैटरल इशू है या मल्टीलैटरल इशू है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा तो शायद मैं अपनी बात को समझा पाऊँ कि जो यूएन रेजोल्यूशन है जिसका हमेशा हवाला देते हैं और आमतौर पर आपने देखा है कि ज़्यादातर यूएन में जाके ही हवाला देते हैं हमारे हुक्मरान, यूएन रेजोल्यूशन नंबर 49। तो उसके अंदर बेसिकली जो राइट ऑफ प्लेबिसाइट है उसका एक 3 स्टेप सोल्यूशन है। ठीक है। तो उसका पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान अपनी तमाम अफवाज जो हैं वो कश्मीर से निकाल लेगा। ठीक है। तो ये पहला स्टेप ही हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन क्या आप समझते हैं कि हम चाहते होंगे, हम हर जगह हर फोरम पे कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस पे अमल किया जाए, तो क्या मेरा सवाल है कि क्या हम इसके ऊपर एक्सेप्टेबल है कि हम अपनी फ़ौजें वहाँ से वापस बुला लेंगे? ज़ाहिर है कि नहीं बुलाएंगे। तो ये एक जो है कि ये मल्टीलैटरल जो अप्रोच की बात की जाती है ये गलत है, हम खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर आपने इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया, उसके अंदर आपने ये लिख दिया कि ये बायलैटरल इशू है और बायलैटरल इश्यूज़ को हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे नहीं लेके जाएंगे। तो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है कि वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन जब आप उनको वायलेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके जो है वो रिपरकशंस होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि फिर आप इसको मल्टीलैटरल फोरम्स पे नहीं लेके जा सकते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एज अ स्टेट आज तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि ये मल्टीलैटरल इशू है या बायलैटरल इशू है। ठीक है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा है, इसकी वजह से ये सारा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और जिसकी वजह से हम इसको लेकर ही नहीं चल सके, या शायद हमें ये समझ ही नहीं आई कि हमने इस मुकदमे को कैसे आगे लेकर के चलना है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक ये कन्फ्यूजन बाकी रहेगी, जब तक ये स्टेट ऑफ माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी, तब तक मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह नहीं हो सकता। और देखें, पिछली गवर्नमेंट में एक मैप जारी किया गया जिसमें इंडियन कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया जी। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैप था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। तो आप इस तरह से उसको अपना पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। टू टंग जैसे हम वो कश्मीर डे पे तकारीर कर कर के उसे साबित करते हैं। हाँ जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस कदर कन्फ्यूजन जब आपके जहन में हो, कोई क्लैरिटी ना हो, डिफरेंट फॉर्म्स पे आप डिफरेंट बात कर रहे हो, आपको ये पता नहीं कि आपने इस मामले को कैसे लेकर के चलना है, इस मुकदमे को कैसे लड़ना है, ये क्लैरिटी ही नहीं, तो फिर आप ज़ाहिर है लूज़ ही करेंगे। यानी कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना एक स्टैंस क्रिएट कर लेती है, कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है इसको आगे लेके चलने की या इसकी प्रोसीडिंग के हवाले से। जी, एक एज अ स्टेट हमारी जो है ना, क्योंकि देखें हमारे यहाँ स्ट्रेटजी जो है
मैं ये समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट और जो हमारे इदारे हैं वो मिल के स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी का फुकदान है इसमें। तो कहीं इसमें आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ अनासिर जो हैं वो स्ट्रेटजी बनाना ही नहीं चाहते और इसको हल करना ही नहीं चाहते? वरना आज तक तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर डिबेट्स हो चुकी हैं और उनके ऊपर स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकती हैं और बनी भी हैं, इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं बन पाई? मैं नहीं समझता कि आज तक इस मुल्क में कोई पॉलिसी बन सकी है या कोई स्ट्रेटजी किसी भी मामले में। कश्मीर इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। आप कोई भी मामला उठा के देख लें, मेरे नज़दीक तो आज तक इस मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं बनी। अच्छा चलिए, ये आपका पॉइंट आ गया। दूसरा जो हमारा आज का मेन मौजू है वो है सूबा बहावलपुर के हवाले से। आप सर बहावलपुर की जो सूबे की बहाली की तहरीक है उसके एक सरगर्म रुकन हैं, बल्कि नौजवान रहनुमा हैं आप। इसका पस मंज़र हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि क्या पस मंज़र है सूबे की बहाली की तहरीक का। हाँ, इसका एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे यहाँ पे कि बहुत सारे हमारे दोस्त और भाई इसी शहर के, इसी स्टेट के हैं जिनको इसका तारीख़ी पस मंज़र नहीं पता कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो देखें कि जो भी स्टेट्स थी, डोमिनियन स्टेट्स जो थी, जैसे जूनागढ़ थी या कश्मीर ही की स्टेट ले लें आप, तो इसी तरह बहावलपुर भी एक डोमिनियन स्टेट थी। और इसका इल्हाक जो हुआ था ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन होना था और उस एनेक्सेशन के एग्रीमेंट के तहत जो है इनका इल्हाक होना था इंडिया या पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो स्टेट ऑफ बहावलपुर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया वो पाकिस्तान के साथ साइन किया और उसके अंदर ये क्लॉज बड़ी क्लियर कट मौजूद थी कि स्टेट ऑफ बहावलपुर एज अ सेपरेट स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगी। और इसका जो एज अ सेपरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि एक डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। उस टाइम पे जितनी भी ये डोमिनियन स्टेट्स थीं, ये ब्रिटिश एम्पायर के साथ जो इनकी अटैचमेंट थी वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब पाकिस्तान बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो एक अबूरी आइन के तौर पे मौजूद था। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्टेट थी ये उसी कानून के तहत पाकिस्तान से इसका इल्हाक हुआ, जिसके बाद यहाँ पे एक इलेक्शन हुए। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। रेफरेंडम हुआ? नहीं, इलेक्शन हुए थे। लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ओके जी, ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसके मुझे जहाँ तक याद है कि 49 मेंबर्स थे और वो इलेक्ट हुई। और 1955 तक, जब तक 1 यूनिट नहीं बना, वो इस असेंबली ने अपना काम किया। तो इस स्टेट की, इस प्रोविंस की एक हिस्ट्री भी है, वो असेंबली का वजूद भी है, उसमें एक गवर्नर भी यहाँ पे अपॉइंट हुआ इस स्टेट का सेपरेट। 1955 में इसकी 1 यूनिट के बाद ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान में इसकी वेस्ट पाकिस्तान में जी इसकी एनेक्सेशन हो गई, पार्ट बन गया, मर्ज हो गया। हाँ जी। लेकिन जब वेस्ट पाकिस्तान जब डिज़ोल्व हुआ तो उसमें क्या हुआ कि इसका सेपरेट स्टेटस बहाल नहीं किया गया। तो उस टाइम पे फिर एक तहरीक चली और एक तहरीक यहाँ पे उसका क़याम वजूद में आया और फिर उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने कोई डिमांड्स यही पेश की कि भाई हमारा एक जो सेपरेट स्टेटस था बहाल किया जाए। ठीक है। फिर एक आता है LFO 1970 का, याहिया खान जो जारी करता है, उसके अंदर जो बहावलपुर स्टेट है उसको पंजाब में ज़म कर दिया जाता है। तो ये गैर आइनी बहरहाल एक इकदाम था। और उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में उसकी एक थम्पिंग, बिल्कुल उसकी एक क्लीन स्वीप, बिल्कुल एक उसकी बेस थी, सपोर्ट बेस थी, स्पेशली पंजाब के अंदर। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहावलपुर के जो उस रहनुमा थे उस तहरीक के, उन्होंने अपना एक महाज बनाया और महाज बना के इलेक्शन लड़ा। तो 8 में से 5 सीटें वो जीत गए और पीपल्स पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। तो ये उस टाइम पे, उस वक्त पे बहावलपुर के मेजॉरिटी लोगों की ये डिमांड थी
जिसकी वजह से ये एक इलेक्शन रिज़ल्ट था, ये उसकी रिफ्लेक्शन थी कि 8 में से 5 सीटें वो लोग जीते, फिर वो असम्बली में गए। बट अनफॉर्चुनेटली जब 1973 का आइन बना तो उस आइन के अंदर बहावलपुर को पंजाब का ही हिस्सा बना दिया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये इतनी क्लियर कट, जहाँ पे किसकी अपनी एक असम्बली थी, एक अपना एक अलग स्टेटस था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो है उसका पार्ट है ये। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि अगर इसको अलहदा सूबा नहीं बनाया जाता। आपके मुताबिक जो 8 में से 5 सीटें इस महाज वालों ने जीती, वो एक तरह का रेफरेंडम था कि हमारा एक अलग स्टेटस जो है वो कायम रहना चाहिए, और इसको एक इंतज़ामी हुक्मनामे के ज़रिए इसका स्टेटस जो है ख़त्म किया गया, और इसको दोबारा इसके लिए इसी इंतज़ामी हुक्मनामे से उसको वापस लेके इसका स्टेटस बहाल किया जा सकता है। क्या इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है? हाँ, ये हमारे कुछ दोस्त हैं बहावलपुर में जो ये समझते हैं कि क्योंकि एक इंतज़ामी हुक्मनामा था LFO 1970 का, तो इसी तरह एक और आप इंतज़ामी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं और उसका स्टेटस बहाल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि LFO 1970 जो है वो 1973 के आइन का हिस्सा बन गया। ठीक है, 2/3 अमेंडमेंट से, वो 2/3 अक्सरियत से, बल्कि शायद यूनानिमस ही था। और एक बहुत इंटरेस्टिंगली बात है कि वो जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने भी उस आइन पे दस्तखत किए। ये भी उसका एक बड़ा इंटरेस्ट, जिनका अलहदा महाज था। जी, वो जो 5 मेंबरान थे उन्होंने भी उस आइन पे दस्तखत किए। यूनानिमस लिए कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चूँकि LFO 1970 उसका हिस्सा बन गया, तो इसलिए अब अगर आपने इसको बहाल करना है तो उसका फिर एक आइनी तरीक़ाकार है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा असद साहब, इसमें अब ये देखें कि जनूबी पंजाब के हवाले से जो तहरीक जो सूबा बहावलपुर से भी ज़्यादा, चूँकि एक जनूबी पंजाब पूरे जनूबी पंजाब को कवर करती है, अगर जनूबी पंजाब वालों को सूबा मिल जाता है, आपको तख्ती लाहौर से तो छुटकारा मिल रहा है ना, आप जनूबी पंजाब का उसमें आपको पूरा वोट मिल जाता है, तो क्या आप जनूबी पंजाब के सूबे पे राज़ी नहीं हैं? बहावलपुर ही बनना चाहिए अलहदा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इतनी तारीख़ी हैसियत के बाद भी अगर इसको आप तस्लीम नहीं करते तो ये एक बड़े दुख की बात तो होगी ही, लेकिन ये बहुत सारे कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर आपने मेरे से कश्मीर के बारे में सवाल किया, तो हम अगर उस स्टेटस को हम लेकर के चलते हैं, इसी तरह तो देखें जूनागढ़ की जो स्टेट थी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, चूँकि वो उनका इंडिया के साथ साइन नहीं था, तो उनका एक इलेजिटिमेट कनेक्शन है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें एक तो कानूनी और आइन के मुताबिक नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि तख्ते लाहौर से आपको आज़ादी मिल जाएगी, तो यहाँ के बहुत सारे रहनुमा, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया है कि तख्ते लाहौर से निकाल के हमें तख्ते मुल्तान की ग़ुलामी में दे देंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये इट्स एन अप्रोप्रिएट थिंग, कोई अप्रोप्रिएट होगा कि जनूबी पंजाब का सूबा और उसमें इसको ज़म कर देना। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी पंजाब बड़े सूबे के बजाय एक छोटे सूबे में ज़म कर दी, बात तो मेरा ख्याल है वहीं आके इकट्ठा है। फिर तो मामला तो तब इसका जो है वो रिजॉल्व हो सकता है जब जनूबी पंजाब एक अलहदा सूबा बने और बहावलपुर एक अलहदा सूबा बने। वरना अगर बहावलपुर को आप अलहदा सूबा बना देते हैं जिसमें सिर्फ बहावलपुर रीजन हो, बाकी जो मुल्तान वाली पट्टी है वो क्या लाहौर के साथ रहेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें या उन ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने हमेशा छोटे इंतज़ामी यूनिट बनाए हैं। ठीक है, एग्रीड। तो अब जो इसकी तारीख़ी हैसियत है उसको उस तारीख़ी हैसियत में बहाल कर दिया जाए। हाँ, बाकी जो बचता है उसकी इंतज़ामी हैसियत में वो जितने मर्ज़ी सूबे कर दें, हमारा तो उससे ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल, इंडिया की मिसाल इसमें हमारे सामने है जी, कई यूनिट्स हैं। अच्छा, इसमें असद साहब आखिरी सवाल ये है कि जनूबी पंजाब महाज के जो रहनुमा हैं मखदूम खुसरो बख्तियार, उन्होंने इसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा भी, यही नारा लगा के, और इसमें वो उन्होंने जीता भी। तो क्या ये एक और रेफरेंडम नहीं है कि जनूबी पंजाब ही रहने दिया जाए बहावलपुर के बजाय?
देखें 2018 का जो इलेक्शन था उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है वो वाहिद इलेक्शन है जिसमें जीतने वाली पार्टी भी अब ये कह रही है कि वो इलेक्शन जो थे वो ठीक नहीं थे। तो अब वो उस एक इलेक्शन में एक इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं, और जब वो जनूबी सब पंजाब के लोग जो महाज के लोग जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो कैंपेन में कहीं पे भी ये बात उन्होंने नहीं की कि हम अलहदा सूबा कर रहे हैं। उनके अपने डायनामिक्स थे। और मखदूम खुसरू बख्तियार साहब तो वैसे वहाँ पे क्योंकि एक पीर घराना है, तो रूरल एरियाज़ का कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे वैसे इन्हीं बातों पे वोट मिल जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा इशू था। लेकिन मैंने जितना एक तारीख़ को मुतालिया किया है कि जो लोग अपनी धरती से, अपनी जगह से, जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ से अगर वो उस धरती के साथ वफ़ा नहीं करते ना, तो फिर तारीख़ उनके साथ वफ़ा नहीं करती। मेरा अपना ये एक मुशाहिदा है जो तारीख़ को जितना एक मैंने स्टडी किया है। बाकी हर कोई आज़ाद है अपने फ़ैसले करने में। जी बिल्कुल, हर कोई आज़ाद है अपने फ़ैसले करने में और हर कोई आज़ाद है राय देने में। आपने एक बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी कश्मीर के मामले पर भी, और जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसके हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। सूबा बहावलपुर तहरीक और ये सूबा बहावलपुर क्यों ज़रूरी है, ये भी आपने असद दुरानी साहब की उसमें राय जानी। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप बल्कि अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा या सूबा बहावलपुर। और कश्मीर के हवाले से आप क्या सोचते हैं कि अभी तक आज तक ये स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाई जा सकी। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।